हेलो एवरीवन, आज हमारा इस चैप्टर का दूसरा लेक्चर है और इसी लेक्चर में हमारा ये चैप्टर बिल्कुल भी फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने क्या बात की थी कि मैटर क्या होता है, मैटर की क्लासिफिकेशन कर ली। मैटर के अंदर क्या होता है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, उनके एटम्स के घर में भी चले गए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। एटम को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है वो भी बात कर ली हमने, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं वो भी बात कर ली। तो इस लेक्चर में हम बात करते हैं आइसोटर्म्स की। कुछ आइसोटर्म्स होती हैं, आइसो मीन्स सेम और टर्म्स मीन्स दो चार टर्म्स होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं आइसोटोप्स की। आइसोटोप्स क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, मतलब जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो, उनको क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो इसका मतलब क्या हो गया, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। और मास नंबर क्या होता है, उसमें क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। तो प्रोटॉन तो हमारा सेम है, न्यूट्रॉन डिफरेंट होगा ना, तो इससे दूसरी डेफिनेशन भी बन सकती है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, जैसे किसी भी एलिमेंट के दो या दो से ज्यादा आइसोटोप्स होते हैं। जैसे हाइड्रोजन की बात करें, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये सारे क्या आइसोटोप्स। क्लोरीन की बात करें, दो आइसोटोप्स होते हैं, 35, 37। तो ये क्या होते हैं हमारे आइसोटोप्स। आइसोटोप्स एक दो तीन कितने भी हो सकते हैं एक एलिमेंट के, ये फर्क नहीं पड़ता है। इसी आइसोटोप्स के बेसिस पर क्या आया, एक एवरेज एटॉमिक मास डिफाइंड हुआ। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, जैसे क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं, एक का मास होता है 35, एक का मास होता है 37। ये ऑलमोस्ट इक्वल है, मतलब बराबर ही पे ही है। तो इन दोनों में लड़ाई होने लग जाती है, भाई मेरा मास होगा, मेरा मास होगा। तो अब इनकी लड़ाई को कम करने के लिए क्या करा हमने, एवरेज निकाल दिया कि दोनों का बराबर बराबर होगा, है ना। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, परसेंटेज अबंडेंस इनटू आइसोटोपिक मास अपॉन 100। ये क्या है, समेशन का साइन है, समेशन में परसेंटेज अबंडेंस इनटू आइसोटोपिक मास अपॉन 100। एक नोट की बात है कि जो मास नंबर, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये कभी फ्रैक्शनल नहीं होते, बात करी थी हमने, क्योंकि एटॉमिक नंबर होल नंबर में होगा, मास नंबर भी होल नंबर में होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी होल नंबर में ही होंगे। पर जो ये एवरेज एटॉमिक मास है ये क्या होगा, फ्रैक्शनल, क्योंकि हम दो एलिमेंट्स का एवरेज निकाल ले, दो एलिमेंट के मास का एवरेज निकाल ले, तो कहीं ना कहीं फ्रैक्शनल ही होगा, डेसिमल में आएगा। ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, फ्रैक्शनल। और अगर एवरेज एटॉमिक मास नहीं निकाल रहे हैं तो वैसे क्या होगा, फ्रैक्शनल नहीं होगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल करते हैं, क्लोरीन है जिसका जो एटॉमिक मास है कितना है 35, और ये कितना पाया जाता है हमारा 75%। दूसरा क्लोरीन है जिसका मास है 37 और ये कितना पाया जाता है 25%। तो कैसे निकालेंगे एवरेज एटॉमिक मास, एटॉमिक मास का मल्टीप्लाई परसेंटेज अबंडेंस, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, और इन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देंगे 100 से, तो हमारा कितना आ जाएगा 35.5। मतलब इस क्लोरीन का जो एवरेज मास है कितना है 35.5। हम ना 35 लिखेंगे ना 37, क्या लिखेंगे, इन दोनों के बीच का जो क्या आया निकल के 35.5। तो मैं इस बोर्ड को अब रब करती हूँ जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। तो हमने बात कर ली आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनमें प्रोटॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आइसोटोप्स की, जो है आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होता है, सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियस बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर इसकी दूसरी डेफिनेशन देखें तो क्या होता है, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोटोप्स में क्या था कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, और आइसोबार्स क्या है, आइसोटोप्स का उल्टा, मतलब सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। मास नंबर सेम, तो क्या बोलते हैं, मास नंबर में क्या आता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इन्हीं दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। तो इसका मतलब क्या होगा, सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियस बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो एक एग्जांपल लेते हैं, एक कार्बन है जिसका आइसोटोपिक मास कितना है 14, और नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक मास कितना है 14। मैंने इसका आइसोटोपिक मास क्यों लिया, क्योंकि ये आइसोटोप है कार्बन का, और ये नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्यों लिया, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास यही होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि न्यूक्लियस इसमें सेम है कि नहीं, 14 है, मास नंबर सेम है, इसका भी 14 है, इसका भी 14 है, पर जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट है। आइसोटोप्स क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोबार्स क्या होता है, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अब हम बात करते हैं आइसोटोन्स। टोन से याद रखना, एन आ रहा है, एन से मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एग्जाम्पल की बात करें, कार्बन 14 और ऑक्सीजन 16। अब इसका न्यूट्रॉन्स निकालते कैसे निकालते हैं, तो न्यूट्रॉन कितना आएगा, एटॉम, जो एटॉमिक मास है उसमें से प्रोटॉन को माइनस कर देंगे तो हमारा न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो माइनस करके बताओ कितना आ रहा है, 14 में से 6 का कितने बचे 8, और इस
इसमें 16 में से 8 के कितने बचे 8, मतलब जो न्यूट्रॉन से सेम है हमारे। अब हम बात करते हैं आइसोइलेक्ट्रॉन्स। आइसोइलेक्ट्रॉन्स मतलब आइसो मतलब सेम और इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन सेम है कि नहीं है देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, क्योंकि ये प्रोटॉन के इक्वल होते हैं ना इलेक्ट्रॉन, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने 10। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए क्योंकि इसकी तभी तो इसकी नेगेटिविटी कम हो गई। तो इसमें 12 थे, 12 में से 2 चले, कितने बचे 10। तो दोनों के इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए सेम। अब हम बात करते हैं आइसोएस्टर्स की। आइसोएस्टर्स मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सेम एटॉमिसिटी। इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए और जो एटॉमिसिटी है वो भी सेम होनी चाहिए। एग्जांपल में बात करें तो एक हमने नियॉन ले लिया, एक हमने मैग्नीशियम ले लिया। तो नियॉन की इलेक्ट्रॉन कितनी होती है 10, मैग्नीशियम +2 का इलेक्ट्रॉन कितना होता है 10। एटॉमिसिटी की बात करें, ये भी एक एटम है, ये भी एक एटम है, तो कितनी होगी दोनों की एक एक, मतलब इलेक्ट्रॉन भी सेम है दोनों में, एटॉमिसिटी भी सेम है। आइसोडाइवर्स माने आइसो का मतलब सेम होना चाहिए और डी से माने डिफरेंस, याद रखना ठीक है। सेम डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। एग्जांपल की बात करें, हमने नियॉन ले लिया, एक तरफ हमने मैग्नीशियम ले लिया, इसका प्रोटॉन कितना होता है 10 और न्यूट्रॉन कितना होता है 10, क्योंकि जो मास होता है कितना होता है इसका 20, इसका 24 और इसका प्रोटॉन 12, इसका न्यूट्रॉन 12, तो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन कितना आ गया 0 इधर भी और इधर भी कितना आ गया 0। तो आइसो डाइवर्स माने आइसो का मतलब सेम और डाइवर्स माने डिफरेंस, दी से डाइवर्स दी से डिफरेंस, तो इन दोनों के बीच में क्या सेम होगा, डिफरेंस सेम होगा न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का। तो हमने सारे आइसोटॉम्स की बात कर ली। पहला आइसोटॉप्स, दूसरा आइसोबास, तीसरा आइसोटॉप्स, चौथा आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, पांचवा आइसो एस्टर्स और छठवा आइसो डाइवर्स। अब हम बात करते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एक पहली थ्योरी थी जो एटम के ऊपर की गई थी, किसने की थी, डाल्टन ने, और कब की थी 1808। डाल्टन ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे। उन्होंने क्या बोला था कि जो मैटर होता है वो स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स से बना होता है, जिसको क्या बोलते हैं एटम। पर ये जो स्टेटमेंट है गलत है। क्यों गलत है, मैटर बना स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं एटम्स, पर इन्होंने क्या दे दिया इनडिविजिबल, मतलब डिवाइड नहीं हो सकते। पर आज के टाइम पे तो एटम्स डिवाइड हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, तो ये पोस्टुलेट इनका क्या होगा गलत। दूसरा पोस्टुलेट की बात करें, ऑल दी एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। बताओ, आइसोटोप्स के पहले ये सब सही था, जैसे आइसोटॉम्स की डिस्कवरी हुई तो ये पॉइंट क्या हो गया गलत, क्योंकि सेम एलिमेंट्स के एटम दो तरीके के हो सकते हैं। क्योंकि अब हम बात करें कार्बन के 2 एटम्स हो सकते हैं जिनका मास डिफरेंट हो सकता है, तो उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट, क्योंकि मास डिफरेंट तो प्रॉपर्टीज सारी डिफरेंट हो जाती हैं। तीसरे पॉइंट की बात करें, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सही बात है। When atom of same or different elements combined in simple whole number ratio to form compound, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट अगर जब कंबाइंड होते क्या फॉर्म कर लेते हैं कंपाउंड, जैसे C6H12O6 CH4, ये सारी क्या है कंपाउंड। पर इनमें जो एलिमेंट्स है वो जुड़ रहे हैं होल नंबर रेशियो में, 1 2 3 4, ऐसे नहीं 1.5 जुड़ रहा है, ऐसा नहीं, किसमें जुड़ रहा है होल नंबर रेशियो में। एटम्स ऑफ 2 एलिमेंट्स कंबाइंड इन डिफरेंट रेशियो टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, 2 एलिमेंट्स डिफरेंट रेशियो में कंबाइंड हो सकते हैं बहुत सारे कंपाउंड बनाने के लिए। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन की बात करें तो कार्बन एक कंबाइंड हुआ, हाइड्रोजन 2 क्या बन गया CH2, कार्बन 2 हुए तो C2H4, ऐसे ठीक है। एटम इन अ केमिकल रिएक्शन आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट दे गेट रिफॉर्म। जो एटम्स होते हैं केमिकल रिएक्शन में ना ही खत्म होते हैं ना ही नए बनते हैं, पर ये तो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे बात करें कम्बस्टन रिएक्शन की, तो कम्बस्टन रिएक्शन में हमने ले लिया CH4 मीथेन और उसका रिएक्शन करवा दिया ऑक्सीजन के साथ, क्या बना CO2H2। पर इन दोनों प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में कार्बन ही है हाइड्रोजन ही ऑक्सीजन है, इसमें भी कार्बन है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कोई और एलिमेंट तो आया नहीं, तो क्या हो गया बस ये क्या मतलब रिफॉर्म्ड हो गए। CH4 से क्या बन गया CO2, O2 से क्या बन गया H2O, ठीक है। तो हमने सब बात कर ली। अब हम बात करते हैं एक एटम का मास कितना होता है। हम एटम ही एटम बात कर रहे हैं, बस उसकी मास की नहीं बात कर रहे, तो एक एटम का मास कितना होता है इसको पता करते हैं, ठीक है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, तो उसी से हमारा क्या निकलेगा मास। इलेक्ट्रॉन तो कैसे निकालेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है उसका, तो
प्लस कर दिया मास ऑफ प्रोटॉन इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का भी मास कर लिया, उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी ऐड कर लिया, प्रोटॉन को भी कर लिया, न्यूट्रॉन को भी कर लिया। तो जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का वो तो जीरो होता है क्योंकि 10⁻31 में जाती है वैल्यू, तो वो क्या हो गया एकदम जीरो, अप्रोक्स कर लेते जीरो हो गया, तो ये वैल्यू पूरी होगी जीरो। अब ये दोनों बची, तो इसमें हमने मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है सेम होता है, क्योंकि तीसरे डिफरेंस में जाके डिफरेंस होता है 2 और 5 का, है ना। 1.672 इंटू 10⁻25 kg और 1.672 इंटू 10⁻27 kg, दोनों की वैल्यू अप्रोक्स सेम ही होती है। तो हमने क्या लिख लिया, मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन को ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया और अंदर क्या बचा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसी को क्या बोलते हैं मास नंबर। तो मास नंबर क्या इंटू एमपी, तो ये क्या होता है एक एटम का मास, एक एटम का मास कितना होता है मास नंबर इंटू एमपी। तो इसके एग्जांपल की बात करते हैं, ऑक्सीजन का है, तो हमें ऑक्सीजन के एक एटम का मास निकालना है, कैसे निकालेंगे, एक एटम मास नंबर कितना है 60 इंटू क्या कर देंगे एमपी। H2 का मास निकालना है एक मॉलिक्यूल का मास, तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल कितना आएगा मास नंबर इंटू एमपी। अगर इसकी जगह दो मॉलिक्यूल दे देते तो क्या कर देते, 2 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। एक मॉलिक्यूल का जब मास निकल जाएगा तो 2 3 4 कितने भी मॉलिक्यूल उन सबका भी मास निकल सकता है। तो ये बार बार एमपी को खोलेंगे तो क्या वैल्यू आएगी इसकी 18 इंटू 1.672 इंटू 10⁻27 kg। इतनी बड़ी वैल्यू बार बार लिखेंगे हम नहीं ना, इतना टाइम नहीं है हमारे पास लिखने के लिए। तो इस वैल्यू को छोटा करने के लिए क्या डिफाइंड हुआ, एटॉमिक मास यूनिट, जिसको बोलते हैं एएमयू। एएमयू क्या होता है 1/12 दी मास ऑफ वन एटम ऑफ C12, ये इसकी डेफिनेशन होती है। तो 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 कितना हो गया 12 मास नंबर इंटू एमपी। तो 12 से 12 कटा, जो एएमयू की वैल्यू है कितनी किसके इक्वल आ गई एमपी, मतलब मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल आ गई। तो अगर हम बात करें मास ऑफ वन एटम ऑक्सीजन का कितना आएगा 16 इंटू एएमयू, क्योंकि एमपी एएमयू दोनों वैल्यू सेम सेम है, 18 एमपी या एएमयू सेम सेम है। अगर हमें इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे 18 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। ओके, तो हमने एटम्स मॉलिक्यूल्स मेटल सबकी बात कर ली। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की, जो है हमारा मोल कौन। मोल क्या होता है, एक नंबर है, जैसे डजन है, डजन का मतलब क्या होता है 12। ऐसे ही मोल क्या है, एक नंबर है जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.022 इंटू 10⁻23 या फिर 6 इंटू 10⁻20। और इतनी बड़ी वैल्यू को ना लिख के एक छोटा सा वर्ड लिख दे जिसको बोलते हैं एन। ए क्या होता है प्रीफिक्स में होता है, तो इसको पूरे को बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। तो मोल क्या है, एक नंबर है जिसके भी आगे लग जाएगा उसकी वैल्यू इतने टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे बात करें 7 मोल मॉलिक्यूल, 7 मोल की वैल्यू क्या होगी 6 इतनी, और मॉलिक्यूल, ठीक है, तो कितने मॉलिक्यूल हो गए 7 इंटू एन ए मॉलिक्यूल्स। ऐसे बात करें अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 1 एन इलेक्ट्रॉन्स मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। मोल की इतनी बड़ी वैल्यू होती है। अब मोल किसी के भी आगे लगेगा तो उसकी वैल्यू इतने टाइम्स हो जाएगी, तो इसका मास भी डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि एक एटम का मास इतना आता है और एक मोल एटम का मास तो बहुत बड़ा है, क्योंकि मोल की वैल्यू कितनी होती है बड़ी होती है। तो इसके निकालने के लिए हम क्या डिफाइन करते हैं मोलर मास। मोलर मास क्या होता है एक मोल का मास। तो एक मोल का मास कितना होता है, जैसे बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है 16 AMU, 16 इंटू MP या फिर AMU, ठीक है। अब ऑक्सीजन के एक मोल एटम का मास कितना होगा, मोल आ गया, बस मोल का हम वो नंबर लगा देंगे इसमें, तो 16 इंटू Na इंटू AMU, तो क्या आ गया हमारा 16 ग्राम। ये 16 ग्राम कैसे आ गया, क्योंकि जो Na इंटू AMU की वैल्यू होती है क्या हो जाती है 1, और ये हम AMU लेते किस में लेते ग्राम में, तो इन दोनों की वैल्यू मिला के क्या हो जाती है 1, तो 16 इंटू 1 ग्राम, तो कितना आ गया 16 ग्राम। अब बात करते हैं मोल के कैलकुलेशन की। तो अब हर क्वेश्चन में तो मोल नहीं दिया जाएगा, तो मोल को कैलकुलेट भी करना होगा। तो मोल को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं। मोल्स को हम एन से डिनोट करते हैं। पहला फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। दूसरा फॉर्मूला गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर।
और तीसरा फॉर्मूला है गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। पार्टिकल्स माने बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स छोटे ही तो होते हैं, तो मतलब 10⁻23 में कोई अगर नंबर दिया हो तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर हमें मास दिया हो तो हम ये वाला लगाएंगे, और वॉल्यूम दिया हो तो ये वाला लगाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला एप्लीकेबल होते हैं सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी। पर ये वाला फॉर्मूला है किसमें एप्लीकेबल होता है, सिर्फ और सिर्फ गैस में, क्योंकि जो ये मोलर वॉल्यूम होता है किसी टेम्परेचर और प्रेशर, मतलब एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर पे हमारी ये वैल्यू आती है। तो पुरानी एसटीपी क्या कहती थी, एसटीपी माने स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या कहते हैं, अगर हम टेम्परेचर को 273 केल्विन लेते हैं और प्रेशर को 1 atm लेते हैं तो हमारी जो मोलर वॉल्यूम की वैल्यू कितनी आएगी, 22.4 लीटर। पर अब नई एसटीपी क्या कहती है कि टेम्परेचर को हम 273 केल्विन लेते हैं और प्रेशर को 1 बार लेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 22.7 लीटर। पर मोस्ट ऑफ द केस में हम यही वाली वैल्यू लगाएंगे, तो इसी को याद रखिएगा। अगर वो बोले कि न्यू एसटीपी निकालनी, क्वेश्चन में लिखा हो नहीं न्यू एसटीपी, तो हम ये वाली वैल्यू लगाएंगे, तो कुछ नहीं लिखा हो तो सिर्फ यही वाली, ओके। एक नोट पॉइंट है कि जो वाटर की जो डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, याद रखना। तो वाटर क्या है, लिक्विड है। अगर हमें क्वेश्चन में दिया हो 1000 ml, तो 1000 ml माने 1000 ग्राम, तो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ml दिया तो इसका मतलब ये नहीं ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए एप्लीकेबल होता है। वाटर क्या हमारा लिक्विड, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इन दोनों में से कोई एक। मास बोल रहा है ना, तो मास के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ओके। तो मोल की हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं कुछ लॉज आए थे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो कुछ साइंटिस्ट ने दिए थे। बात करते हैं कौन कौन से लॉज थे और किसने ये लॉज दिए थे। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारे पास टोटल 5 लॉज हैं, ठीक है। तो सबसे पहला लॉज है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, किसने दिया था, लैवोजिन ने। इसने क्या बोला था कि कोई सी भी केमिकल रिएक्शन हो, मास क्या रहेगा, कंजर्व, मतलब रिएक्टेंट की साइड पे जितना मास है उतना ही मास प्रोडक्ट की साइड पे भी होगा। तो ये मास कैसे मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का मास इक्वल कैसे होगा, जब हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो ये लॉज क्या बताता है कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसका एक एक्सेप्शन है, क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शन, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन में तो एटम ही नहीं कंजर्व हो पाता, तो मास क्या ही कंजर्व होगा, है ना। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये किसने दिया था, प्राउस ने। और ये लोग क्या कह रहे हैं, कांस्टेंट, मतलब कुछ चीज इसमें कांस्टेंट रहेगी। तो बात करते हैं वाटर की। वाटर को हम किसी भी कहीं से भी लिया है, जैसे नाले से लिया है, आरओ से लिया है, समुद्र से लिया है, उसका जो मास का रेशियो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। कितना है, 2:16। इसके क्या एक्सेप्शन होंगे, आइसोटोप्स, क्योंकि आइसोटोप्स हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, और तीनों का मास अलग है, तो ये तो फेल हो जाएगा। तो ये किसका एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन है इसका, आइसोटोप्स। तीसरा लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन का लॉ किसने दिया था, डाल्टन ने। ये क्या बता रहे, कोई कुछ चीज मल्टीपल होंगी, ठीक है। तो हमने 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट को हम कंबाइन करते हैं तो उसके बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं। तो जैसे AB2, A4B3, A5B6। तो इसके एक्सेप्शन क्या है, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड। जैसे डेसिमल में कुछ चीज आ गई तो वो क्या होती है, हमारी नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड। इसमें हमारे 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड बन सकते हैं होल नंबर रेशियो में। चौथे लॉ की बात करते हैं गेल-लुसाक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। ये किस पे अप्लाई होगा, गैसेस वॉल्यूम पे अप्लाई होगा, माने गैसेस पे, और गैसेस के किस पे, वॉल्यूम पे। और ये किसने बताया था, गेल-लुसाक ने। गेल-लुसाक क्या कहते हैं कि रिएक्शन में जो गैसेस कंबाइंड होती है उनका जो वॉल्यूम में क्या रहेगा, होल नंबर रेशियो में रहेगा। जैसे 1 लीटर, 3 लीटर, 2 लीटर, मतलब 1 लीटर नाइट्रोजन कंबाइंड हो रहा है 3 लीटर हाइड्रोजन से, और क्या बनना है, 2 लीटर अमोनिया। फिफ्थ लॉ की बात करते हैं, इसको बोलते हैं एवोगैड्रो लॉ। किसने दिया है, एवोगैड्रो ने। एवोगैड्रो लॉ ये कहता है कि अगर हम गैसेस के वॉल्यूम को इक्वल लेंगे, 2 या 2 कितने भी गैसेस हैं उन सबके वॉल्यूम का हम इक्वल लेंगे, तो जो हमारा मोल्स है वो भी इक्वल आएगा। मोल्स इक्वल तो मॉलिक्यूल्स इक्वल। एटम्स की बात नहीं कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। तो बात करें, जैसे हमने CH4 ले लिया, O2 ले लिया, इसका भी 10 लीटर ले लिया, इसका भी 10 लीटर ले लिया, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, 10 अपॉन मोलर वॉल्यूम कितना है, 22.4, इसका भी 10 अपॉन 22.4। तो दोनों के मोल्स सेम आ गए, मोल्स सेम तो मॉलिक्यूल्स भी सेम, क्योंकि दोनों के एक ही एक तो मॉलिक्यूल है,
तो मॉलिक्यूल भी सेम, पर एटम सेम होंगे नहीं होंगे? एटम सेम नहीं होंगे क्योंकि इसमें कितने एटम है, 5 है, इसमें 2 है, तो एटम सेम नहीं होंगे। अब बात करते हैं कुछ बेसिक टर्म्स की। सबसे पहली बेसिक टर्म्स हमारी क्या होती है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन जैसे स्कूल में हम परसेंटेज निकालते हैं अपने मार्क्स का, वैसे ही परसेंटेज कॉम्पोजिशन, इसमें मार्क्स का निकालते हैं, उसमें उधर मार्क्स का निकालते हैं। तो जैसे CO3 की है तो इसमें Ca का परसेंटेज कितना है, ऑक्सीजन का कितना है, कार्बन का कितना है, निकालते हैं। तो पहले ऊपर क्या लिखेंगे, कैल्शियम का मास अपॉन टोटल इंटू 100, ऐसे तो परसेंट निकालते हैं, जिसका निकालना उसका अपॉन टोटल इंटू 100। ऑक्सीजन की बात करें, एक का निकालना हमें पहले 3 दिया तो 3 इंटू 16 अपॉन 100 इंटू 100, ऐसे निकालते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में ये चीज़ दी गई हो जैसे 20% W/W NaOH एक्वस सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है कि 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। अगर W/V दिया होता उधर तो क्या होता है, 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इधर हम केजी क्यों नहीं लेते, क्योंकि जो हम लैब में जो सॉल्यूशन बनाते हैं वो हम छोटे लेवल पे बनाते हैं ना, ग्राम में तो बनाते हैं टेस्ट ट्यूब में, ऐसा ही। अगर V/V दिया होता तो 20 ml NaOH प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। इस लाइन का मतलब सिर्फ ये किया था, किस में दिया हम उसी में निकालते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगले टर्म की जिसका नाम है मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। मतलब इसमें मॉलिक्यूल का मास निकालना है। मॉलिक्यूल के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई होगी, बस उसमें एक एटम दिया हो, मतलब एक एटम का कुछ दिया होगा और उसने बोला होगा मिनिमम। मिनिमम मतलब एक एटम। तो एग्जाम्पल से बात समझते हैं इसको। एन एंजाइम है जिसमें 0.014% क्या है, नाइट्रोजन है। मास बाई मास मतलब मास की बात कर रहे हैं इसमें, है ना। तो व्हाट विल बी द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, मतलब 0.04% नाइट्रोजन है बाई मास मतलब W/W। तो 0.014 ग्राम किसमें प्रेजेंट है, 100 ग्राम एंजाइम में। तो 1 ग्राम कितने में प्रेजेंट होगा, 100 अपॉन 0.014। तो मिनिमम एक एटम तो होगा, इसने ये नहीं बोला कि कितने एटम हमारे पास, पर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास को निकालने के लिए हमारे पास मिनिमम तो एक एटम होगा, आधा तो हो नहीं सकता है, मिनिमम एक होगा। तो एक एटम का मास कितना होता है, 14। तो 100 अपॉन 0.014 इंटू 14 कितना आ गया, 10⁵ ग्राम, मतलब इतना मास है इस एंजाइम का, ओके। अब बात करते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, सिंपल होल नंबर रेशियो, मतलब एटम्स का सिंपल रेशियो निकालना है। कंपाउंड में जो एटम्स है उनका सिंपल रेशियो निकालना है, उसको क्या बोलते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला माने एटम्स का, कंपाउंड में एटम्स का जो रेशियो दिया गया है वही रेशियो क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे बात करें C6H12O6, तो ये तो हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्योंकि एक्चुअल रेशियो होता है, पर इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना आएगा, CH2। कैसे आया CH2, क्योंकि इसमें कॉमन चीज क्या है, 6 है ना, तो 6 का इधर हमने डिवाइड कर दिया, 6/6 1, 12/6 2 और 6/6 1, तो कितना आ गया CH2O। तो इसमें 6 क्या है, एक वैल्यू है, मतलब एक फैक्टर है जिसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, बेसिकली एम्पेरिकल फॉर्मूला इंटू एन, एम्पेरिकल फॉर्मूला इंटू एन, है ना। तो एन कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला नीचे ले जाएंगे तो एन की वैल्यू हमारी निकल जाएगी, अगर नहीं दी गई हो क्वेश्चन में तो। और कैसे निकालते थे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला कुछ नहीं हो, सिर्फ मास दिया हो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। अब कई क्वेश्चंस में एम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं दिया जाता है तो उसको कैलकुलेट कैसे करें, इसको समझते एक एग्जांपल। जैसे हमने 2 एलिमेंट ले लिए, कार्बन एक हाइड्रोजन। कार्बन का कुछ भी दिया हो क्वेश्चन में, जैसे बोला कि 12% है कार्बन और हाइड्रोजन 2% है, तो ये दिया हो तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, हमेशा एटॉमिक मास से। कुछ भी दिया हो उसको किससे डिवाइड करना है, उसी के एटॉमिक मास से। जैसे हमें दिया है 12 ग्राम दिया है कार्बन, मतलब क्वेश्चन में, तो इसका क्या करेंगे 12/12, मतलब इसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। इधर दिया है 2 ग्राम तो 2/1, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, तो कितना आ गया 1 और 2। अब क्या करना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए इसको हम सिंपल, जो इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 1 और 2 में से छोटी वैल्यू कौन सी है, 1 है ना, तो इन दोनों को 1 ही 1 से डिवाइड कर देंगे, 1/1 2/1, क्या आ गया 1 और 2, मतलब सी का एक एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम है, कितना आ गया CH2। तो ये हम एम्पेरिकल फॉर्मूला के कैलकुलेशन ऐसे करते हैं। बेसिक टर्म्स हो गई।
अब कुछ और बेसिक टर्म्स की बात करते हैं, जैसे आइडियल गैस इक्वेशन, वेपर डेंसिटी, इन सब की बात करते हैं। फिर हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक की, जिसको बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक। ये वाला जो टॉपिक है आइडियल गैस इक्वेशन, ये हम यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर वाला चैप्टर है वो डिलीट हो गया, पर क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटीज है। तो हम आइडियल गैस इक्वेशन इस वाले चैप्टर में पढ़ ले रहे हैं, बस थोड़ा सा ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। पी क्या है प्रेशर, वी क्या वॉल्यूम, एन क्या नंबर ऑफ मोल्स, आर क्या है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टी क्या है टेम्परेचर। इसमें सिर्फ यूनिट का ध्यान रखना है कि कौन सी यूनिट किधर लगेगी, कौन सी यूनिट किधर नहीं लगेगी। प्रेशर की यूनिट क्या है 1 atm, किसके इक्वल होता है 7060 टॉर, या फिर 760 mmHg, या फिर 1.013 बार, या फिर 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये जो यूनिट है आपको याद करनी होंगी, कैसे भी करो ये मुझे नहीं पता, आपको याद करनी ही होंगी। इसकी कोई ट्रिक वगैरह भी नहीं है, ये याद ऐसी होंगी, लिखते जाओ और याद करते जाओ। अब आर के यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी दो वैल्यू होती है 8.314, जिसको हम पॉइंट में हम नहीं कैलकुलेट करना चाहते तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 25.3 और इसकी यूनिट क्या होती है जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये तब यूज करेंगे जब हमारा प्रेशर पास्कल में दिया हो या फिर न्यूटन मीटर पर स्क्वायर में दिया हो और वॉल्यूम किस में दिया हो मीटर क्यूब में। दूसरी वैल्यू होती है 0.0821, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/12। ये कब करेंगे जब हमारा जो प्रेशर है एटीएम में दिया हो, वॉल्यूम लीटर में दिया हो। दूसरे टर्म की बात करते हैं वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी क्या है, डेंसिटी किसी भी गैस की अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये कब होगी जब प्रेशर और टेम्परेचर क्या होंगे सेम होंगे दोनों गैस के, ऊपर कोई सी भी गैस और नीचे हाइड्रोजन गैस है, दोनों के प्रेशर और टेम्परेचर सेम होंगे, तभी हम वेपर डेंसिटी निकाल पाएंगे। तो डेंसिटी क्या होता है pm/RT, गैस की डेंसिटी ऐसे तो निकालते हैं pm/RT। डेंसिटी का एक और फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, पर वो सॉलिड और लिक्विड के लिए एप्लीकेबल होता है, गैस के लिए हम pm/RT करते हैं। ओके, तो p/RT ये सब कट जाएगा क्योंकि सेम सेम है, और ऊपर क्या बचा मोलर मास गैस का और मोलर मास हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है 2, तो मोलर मास अपॉन 2। वेपर डेंसिटी कैसे निकालते हैं मोलर मास अपॉन 2। अब हम बात करते हैं सबसे आखिरी टॉपिक की, जिसका नाम है स्टोइचियोमेट्रिक। स्टोइचियोमेट्रिक में 2-3 कॉन्सेप्ट है छोटे छोटे, उसको मैं क्वेश्चंस की फॉर्म में समझाऊंगी, वो अच्छे से समझ आएंगे। स्टोइचियोमेट्रिक में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको कुछ रिएक्शंस लिखनी आनी चाहिए, मतलब रिएक्शंस के स्टैंडर्ड लिखने आने चाहिए। अगर आपको वो आते हैं तो स्टोइचियोमेट्रिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ठीक है, जैसे बात करें हमने एक रिएक्शन ले ली, अब इसका स्टैंडर्ड कैसे लिखते हैं, मतलब इस रिएक्शन को देख के हम क्या क्या लिखेंगे। जैसे 1 मोल रिएक्ट कर रहा है 2 मोल से, क्या बना 1 मोल CO2 का और 2 मोल हाइड्रोजन। ये जो इस पीछे ये जो प्रीफिक्स दिया है उसको क्या बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ओके, और कैसे लिख सकते हैं मास के टर्म्स में लिख सकते हैं, जैसे 16 ग्राम रिएक्ट कर रहा है 64 ग्राम से, क्या बनना है 44 और 36 ग्राम। वॉल्यूम की टर्म्स में लिख सकते हैं 22.4 लीटर रिएक्ट कर रहा है 44.8, क्या बना है 22.4 44.8। अगर आपको ये लिखना आता है और लिख भी देंगे आप, जो 2-3 रिएक्शन बनाइए और उसको लिखिए तो देखना आप लिख लेंगे। तो इसमें हम क्या करना है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करना है। जैसे अगर किसी ने पूछा मास निकालना है तो मास कैसे निकालेंगे, हमें सिर्फ एक ही की इंफॉर्मेशन दी है व्हेन 10 ग्राम ऑफ CH4 इज बर्न्ड, तो इसका हमने स्टैंडर्ड लिख लिया। जिस मतलब जैसे मास में अगर पूछा जा रहा है तो हम स्टैंडर्ड भी मास में लिखेंगे, अगर मास में वैल्यू गिवन है तो स्टैंडर्ड भी मास में ही लिखेंगे, जिसमें गिवन है उसी में लिखेंगे स्टैंडर्ड भी। ओके, तो मास जो CH4 है ग्राम में दिया है, मास में दिया है, तो उसका भी स्टैंडर्ड हमने मास में लिख दिया। इसका पूछ रहा ऑक्सीजन का मास कितना होगा, और जो तो कैसे निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ओके, तो 10 ग्राम इंटू 64 अपॉन 16 कितना आ गया 40 ग्राम, तो ये क्या हो गया हमारा 40 ग्राम O2 का मास निकल आया। अब बात करते हैं प्योरिटी कॉन्सेप्ट। प्योरिटी कॉन्सेप्ट मतलब हमें प्योर चीज़ों का प्योरिटी निकालनी है। जो हमारा जो मास होता है उसमें प्योर भी होता है इम्प्योर भी होता है, तो वैसे प्योर की निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, परसेंटेज प्योरिटी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं मास ऑफ प्योर रिएक्टेंट, मास ऑफ प्योर अपॉन टोटल इंटू 100। एक एग्जांपल से समझते हैं, सैंपल ऑफ 200 ग्राम ऑफ CuCO3 गिव्स
22.4 liter of CO2 decomposed. What will be the percentage purity? 200 ग्राम CuCO3 है, ओके। तो इसका CuCO3 का भी स्टैंडर्ड किस में लेंगे? मास में ही लेंगे, मतलब ग्राम में। और ये क्या लिया है? 22.4 लीटर CO2 है, तो इसका भी स्टैंडर्ड किस में लेंगे? वॉल्यूम में। तो हमने रिएक्शन लिखी, इसमें दिया 200 ग्राम। अब ये जो 200 ग्राम है इसमें प्योर भी होगा, कुछ इम्प्योर भी होगा, पर हमें प्योर का निकालना है। तो प्योर का कैसे निकालेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्योंकि एक की तो वैल्यू दी गई है ना, और दो की हम स्टैंडर्ड से निकाल लेते हैं। ये तो एक की आराम से निकल जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो कैसे निकलेगी? 22.4 इंटू 100 अपॉन 22.4, कितना आ गया हमारा आंसर? 100 ग्राम। मतलब 100 ग्राम प्योर है और जो बाकी का 100 ग्राम है वो क्या है? इम्प्योर। तो परसेंटेज प्योरिटी निकालते हैं, प्योर अपॉन टोटल इंटू 100, प्योर अपॉन टोटल इंटू 100, कितना आ गया? 50%। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है जिसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। बहुत ही इजी टॉपिक है। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब रिएक्शन में वो रिएजेंट जो रिएक्शन को क्या कहते हैं? लिमिट कर दे, उसको क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। द रिएजेंट विच कंप्लीटली कंज्यूम फर्स्ट इन अ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन में जो रिएजेंट सबसे पहले कंज्यूम हो जाए तो वो रिएक्शन को क्या कहते हैं? लिमिट, क्योंकि वो ही नहीं होगा तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा आगे। तो ये क्या बताता है कि प्रोडक्ट का अमाउंट डिसाइड करता है कि कितना अमाउंट प्रोडक्ट का बनेगा। और ये तब अप्लाई होता है जब हमें एक रिएक्टेंट की एक से ज़्यादा वैल्यू दी गई हो, मतलब दो रिएक्टेंट है रिएक्शन में, ठीक है, और दोनों की वैल्यू दी गई हो, तभी हम ये लिमिटिंग रिएजेंट वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि तभी तो हमें पता चलेगा कि कौन से इसमें लिमिटिंग है, कौन से एक्सेस है। तो एक एग्जांपल से करते हैं। हमारे पास ये रिएक्शन है, इसमें क्या बोल रहा है कि फॉर ए कंप्लीट रिएक्शन हमें क्या निकालना है? मास निकालना है O2 का। तो मास ऑफ O2 कैसे निकलेगा? तो मास ऑफ O2 के निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि O2 का मास तो मास ऑफ O2 निकालना है, तो O2 के मास को हमने हाइड कर लिया, ठीक है, ये हाइड कर लिया हमने O2 के मास को। तो कैसे निकालेंगे? 10 इंटू 32 अपॉन 4, कितना आ गया? 80 ग्राम। मतलब कितना मास चाहिए ऑक्सीजन का? 80 ग्राम। 80 ग्राम पैदा तो दिया है 10 ग्राम, तो ये क्या कर रहा है? लिमिट कर रहा है ना, क्योंकि ये 10 ग्राम रिएक्ट तब करेगा जब इसका 80 ग्राम होगा, पर ये लिमिट कर रहा है रिएक्शन को। तो ये क्या हो गया हमारा? लिमिटिंग रिएजेंट। और जो बाकी का है वो क्या है? हमारा एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट भी देख लेते हैं कितना बच रहा है। तो हाइड्रोजन का मास कैसे निकालेंगे? 10 इंटू 4 अपॉन 32, 10 इंटू 4 अपॉन 32, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो 40 अपॉन कितना आ गया? 1.2, मतलब 1.2 मास रिएक्ट कर रहा है 10 ग्राम से सिर्फ। बाकी का कितना बच गया? कितना बच गया बाकी का? 10 माइनस 1.2 8 7, कितना बचा? 7.8 ग्राम हमारा हाइड्रोजन बच गया। इसी को क्या बोलते हैं? एक्सेस रिएजेंट। तो इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या क्या मैंने कैसा पढ़ाया और आपको मेरा पढ़ाया वो समझ आया कि नहीं। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में। राधे राधे।